वेलकम 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 एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है सबके? मैं एकदम बढ़िया। आज तो तुम भी बढ़िया। सर रिव्यू बाद में बताना, पहले नाच। पेपर खत्म हो गए, पेपर खत्म हो गए, पेपर खत्म हो गए। बल्ले 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 बल्ले। भाई पागल हो जाओ, पागल हो जाओ। आज सड़क पे जाके नाचो, पेपर खत्म हो गए भाई। जिनका एक ग्रुप था, दो ग्रुप थे, दोनों ग्रुप थे, जो भी था, नाचो जाके, पागल हो जाओ। भाई आराम करो, मौज मारो। 3 दिन तक सोते रहो, मैं कहूंगा। सारी नींदें पूरी करो और घूमने फिरने जाओ। घर मत पड़े रहना यार, घर ही पड़े रहे हो पिछले 2 महीने से। मुझे पता है 2 महीने क्या हालत हुई है तुम्हारी, सब पता है मुझे। आई हैव बीन थ्रू द सेम। तो कोई बात नहीं, फुल मौज मारनी है। नानी घर भाग जाओ, बुआ घर भाग जाओ, मतलब मौज मारो, बस हो गया। ये रिव्यू सुनना सुनना, नहीं सुनना जाओ। बाकी हो गया, पेपर हो गए, जैसे भी हुए, अच्छे हुए बुरे, कोई बात नहीं। अभी आराम करो, हफ्ता 2 हफ्ता आराम, मौज मारो बिल्कुल। पढ़ने मत बैठ जाना यार, जिसका सिंगल ग्रुप दिया था जिसने, दोबारा मत पढ़ने बैठ जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। मौज मारो, ठीक है। चलो एक बार देख लें आज का पेपर क्या था, कैसे था। मैं क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा बात करूं बाकी डिस्क्रिप्टिव पार्ट की, तो पेपर इजी आया था। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कही जाए तो बहुत टफ आया था। तो एवरेज डिस्क्रिप्टिव बन गया ये। जो डिस्क्रिप्टिव था वो एवरेज हो गया फिर, क्योंकि पहला क्वेश्चन में इंट्रीटिव होता, सबको करना ही पड़ेगा। प्लस इतना मुश्किल आ गया था थोड़ा, मतलब काफ़ी मुश्किल था पहला वाला क्वेश्चन। बाकी आसान था। और जो एमसीक्यू थे वो भी अबव एवरेज थे, थोड़े मुश्किल थे। मतलब हार्ड नहीं कहूँगा, क्योंकि पेपर लेंदी नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक पेपर, फर्स्ट क्लास। टाइम से पहले खत्म हुआ बच्चों का। बाकी एमसीक्यू जो थे वो अब एवरेज थे, तो इसलिए ओवरऑल पेपर मैं कहूँ तो एवरेज कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और एमसीक्यू 2 का देगा। और कस्टम के एमसीक्यू काफ़ी पूछे हुए हैं। एफटीपी की सारा का सारा एमसीक्यू में पड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा बस बैलेंस नहीं मेंटेन हुआ हुआ है। बाकी तो पेपर अच्छा था। बाकी चलो, जैसा भी था, पेपर खत्म हो गए भाई। चलो, पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि आईटीसी पे था। एक एक ट्रांजेक्शन तो डिस्कस नहीं करने वाले, क्या सीन था इसमें। दो दो पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, कि पहले आईटीसी निकालो, उसके बाद जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है। तो और एक्सपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट वाला पोर्शन था जिसमें एग्जाम सप्लाई थी, उसने एक्सपोर्ट करा, तो उसको जीरो डेट ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, कैसे था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। ये भी आईटीसी पे ही है, रूल नंबर 42-43 पे है। ये वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया मस्त मक्खन क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला है कंसेशन रेट। इसे कंसेशन रेट का था। इसमें बस अगर तुम्हारी अलर्टनेस नहीं है तो ही गलती हो सकती है, अदरवाइज इसमें गलती नहीं है। कंसेशन रेट दे रखा है कि वो एलिजिबल है कंसेशन रेट के नीचे, कंसेशन रेट अलग से दे रखा है। वैसे जनरल 20% है, वैसे 5% है। तो तुमने ध्यान से करा होगा तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई, पहला का बहुत आसान है। ये आपका इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, 2 जगह दे रही है, लेकिन बात यहीं खत्म हो जाती है जो रजिस्टर्ड है। 12(7) क्या कहता है कि जहाँ रजिस्टर्ड है तो आगे नहीं जाना, कहानी इसी की लोकेशन यही माना जाएगा, यही प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, दोनों केसेस में। और दूसरे केस में क्या कह रहा है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, हाँ अब सोचना पड़ेगा, तो शादी कहाँ है, सिंगापुर हो रही है बाहर, तो बाहर है, लेकिन हम बाहर नहीं जाते सेक्शन 12(7) में। अगर बाहर है तो उसको रिसिपेंट की लोकेशन पे ले आता है। रिसिपेंट की लोकेशन दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है। नहीं नहीं, ये तो सप्लायर की लोकेशन है, ये रिसिपेंट की लोकेशन, ये केरला प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, क्वेश्चन तो आसान है। इसका बी पार्ट क्या कहता है जी? हाँ, एक तो पहले तो ये बताऊं कि आपका असाइनमेंट बेस है, वो कंसल्टेंसी, मतलब नॉन रिफ्रेन ऑफ एक्ट पे था ये क्वेश्चन। तो ये जी सप्लाई बनती है, बिल्कुल बनती है, ये टैक्सेबल होगी, बिल्कुल होगी। और उसने कहा है कि अगर टैक्सेबल है तो सामने वाली कंपनी और पैसे नहीं देगी, और पैसे नहीं देगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जितना अमाउंट आया उसको 118% ट्रीट करके चलना है। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद ये है आपका कि अगर हम सेम स्टेट में अगर उसको एसईसी को दे रहे हैं, तो हाँ हम इसको इंटर स्टेट मानेंगे, चलेंगे। हाँ, इसको एक्सपोर्ट भी मानेंगे। वो उसका केस स्टडी आपको केस लॉ बना के उसको समझाना था। ठीक है, केस लॉ का नाम नहीं भी लिखा कि तुम्हें नहीं भी आता, कोई बात नहीं, बस तुम्हें प्रोविजन याद होने चाहिए थे। और मेरे को जितनी बच्चों से बात हुई है वो सारे के सारे जीएसटी के हिसाब से लिखा है। कस्टम एक्ट के हिसाब से पूछा हुआ था, एक्सपोर्ट ड्यूटी पूछी थी इस पे, जीएसटी का रिव्यू नहीं पूछा था इस पे। इसके बाद पीएसयू है, इसमें टीडीएस है। अगर तुम्हें वो वाला प्रोविजन याद है कि या तो प्लेस ऑफ सप्लाई या रेसिपेंट की लोकेशन को ये उसमें सामने वाली स्टेट में फॉलो करना चाहिए, तो टीडीएस लग जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे इसमें ऐसे कुछ है नहीं, पीएसयू वाला क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा ये है रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने मेरे रजिस्ट्रेशन लेक्चर देखा है तो उनको पता होगा कि भाई मिजोरम है, मिजोरम दे रखा है यहाँ पे, क्या लिमिट होती है, 10 लाख वाली लिमिट होती है, अगर है रजिस्ट्रेशन लेनी है कि नहीं लेनी है। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, एसेसिबल वैल्यू क्वेश्चन होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, एमटी वाला सेम क्वेश्चन। हाँ भाई, सेक्शन 138 की पेनल्टी भी लिखनी है, मिनिमम मैक्सिमम पेनल्टी लिखनी है, कुछ भी नहीं है। कितनी थी याद है? 10,000, 50% ऑफ द टैक्स। उसके बाद मैक्सिमम होती थी 30,000, 150% ऑफ द टैक्स। के बाद है आपका सेक्शन 129 की पेनल्टी। ये है वो आपका जो रास्ते में रोक लेते हैं, सीजर हो जाता है,
तो आपका अगर वो सामने आएंगे, इसमें भी दो केस हैं कि अगर वो पेमेंट के लिए आए हैं तो कितनी है, पेमेंट के लिए नहीं आए हैं तो कितनी है। तो अगर पेमेंट के लिए आए हैं तो इसमें होती थी 100% ऑफ द टैक्स। CGST एक्ट में बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ CGST एक्ट में लिखा हुआ है तो तुम्हें दोनों का देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सामने नहीं आया तो आपका 50% ऑफ द गुड्स, ये टैक्सेबल में होता था। इसमें वही एग्जम्प्टेड के अलग था, लेकिन यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि भैया इट इज चार्जेबल टू टैक्स, टैक्सेबल गुड्स के हिसाब से बताना था। बैगेज का डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। तभी तो मैं कह रहा हूँ पहले क्वेश्चन के अलावा पेपर आसान है, पेपर मुश्किल नहीं था। उसके बाद एडवांस रूलिंग का क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई पे एडवांस रूलिंग दे सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई को छोड़कर हर चीज़ पे दे सकते हैं, क्योंकि 269A आर्टिकल 269A आपको इजाज़त नहीं देता है, सीधी की पावर है प्लेस ऑफ सप्लाई का बताने के लिए, इसलिए वो नहीं कर सकते हैं। बाकी तो किसी भी टैक्सेबल पर्सन, सप्लाई वगैरह वगैरह किसी के लिए भी एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। QRMP पे क्वेश्चन है, डायरेक्टर बेनिफिट्स वगैरह पूछे हुए हैं, क्या होते हैं QRMP के बेनिफिट्स, कंप्लायंस कम हो जाती है, ये सब लिखना था। असेसमेंट ऑर्डर किस किस में समरी असेसमेंट और बेस्ट असेसमेंट में कब कब पास विड्रॉ कर जा सकते हैं। 2-4 केस हैं। एक तो केस वही है आपका कि आपने एरोनीस ऑर्डर पास कर दिया तो आपको उतने दिन के अंदर अंदर वापस लेना है। और लास्ट आपका रिफंड ऑफ ड्यूटी एंड इंटरेस्ट में भी पेड टू द एप्लीकेंट। एक्सेप्शन पूछी हुई है 227 सेक्शन 2 की। तो पेपर ओवरऑल मैंने कहा कि वैसे इजी था, क्वेश्चन नंबर 1 टफ था, उस वजह से हमें पेपर एवरेज हो गया, और MCQ भी हार्ड आए हुए थे। बाकी पेपर लेंथी नहीं था, बाकी जो भी था मौज मारो, पेपर खत्म हो गए हैं, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, जाके आराम करेंगे, सोते रहो मैं तो कहूँगा 2-3 दिन तक। उसके बाद घूमने जरूर जाओ, कहीं मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब जाओ घूमने यार, घर पे मत पड़े रहना कि चलो आराम करेंगे, घर पे ही करेंगे। नहीं यार, घर पे ही पड़े हुए 2 महीने से, बंदा है, दिवाली नहीं मनाई, कुछ नहीं मनाया, सब पता है, दोस्तों से जाके मिलो, खाओ पियो बाहर का कुछ, ठीक है। चलो मौज मारो, मिलते हैं जल्दी जल्दी, ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।